हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। जैसे कि हमें पता है कि हम पढ़ क्या रहे थे, बेसिकली हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कवर किया था बेटा, यहाँ तक पिछले लेक्चर में कवर हो गया था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के बारे में। जॉर्ज मेंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये कौन थे, क्या ये कोई साइंटिस्ट थे, मॉन्क थे, टीचर थे, क्या थे ये। तो देखो, मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले जान लो ये थे कौन। तो सबसे पहले इनके बारे में जो बेसिक चीज जानिए कि एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। इसके बाद मेंडल का वर्क। तो मेंडल का वर्क मेंडल ने किसमें किया था, ये बार बार आपसे पूछता है गार्डन पी। ठीक है, याद रखेंगे कि मेंडल ने अपना वर्क किया था गार्डन पी पे। और गार्डन पी जो है बेटा, वो बहुत क्यों किया था, रीजन क्या था इसका। तो इसका रीजन था कि इजिली कल्टीवेट हो जाता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है, मेल फीमेल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छे से। तो ये सब कुछ रीजन की वजह से गार्डन पी। और गार्डन पी के लिए जो साइंटिफिक नेम यूज किया जाता है बेटा, वो है पाइसम सटाइवम। याद रखना, मे बी ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में दिख जाए। ठीक है, ये यूज करते हैं। हमें जो सीबीएसई के लिए पढ़ना है, हमें जो बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, उसमें हम अपनी तरफ से तैयारी 100% करके जाएंगे ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। राइट, तभी हम 90 क्रॉस कर पाएंगे। तो उसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी दिया। इनको फादर ऑफ, यही है मेंडल जी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन आप आगे चलकर पढ़ोगे बेटा, जब आप बायो लेकर आगे पढ़ोगे तो आप जानोगे कि जब इनकी डेथ हो गई, उनके कई साल के बाद इनको ये उपाधि मिली है। मतलब जीते जी ये फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहलाए थे, पर जीते जी इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे हमें पता चला था कि हाँ, इन्होंने जेनेटिक्स की नींव रखी है, स्टेबलाइज किया है। अब ये क्या है, अब फैक्टर के बारे में बताया था मेंडल ने। किसके बारे में बताया था बेटा, मेंडल ने फैक्टर के बारे में बताया था। अब ये फैक्टर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम अनक्लियर सा लग रहा है। अभी हम समझते हैं कि देखो है क्या। पहले ये पढ़ लो कि उनके वर्क से क्या हुआ, मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रखी गई है। और उन्होंने 3 बेसिक लॉ दिए हैं बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। 3 लॉ दिए हैं, तो तीनों लॉ के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेंडल जी ने किया क्या था वो हम देख लेते हैं। अभी इसको पढ़ने से पहले देखो, मेंडल ने स्टेम की हाइट ली। अभी कल ही पढ़ाया मैंने पिछले क्लास में कि स्टेम हाइट इज अ कैरेक्टर, राइट। और इस कैरेक्टर में आपको पता है कि एक ये वाला जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, सॉरी एक मिनट, हाँ ये देखो, अभी जस्ट हमने पढ़ा, थोड़ा सा वेट करना। हाँ हाँ, ये देखो, ये एक डॉर्फ और एक टॉल। ये टॉल के लिए, ये डॉर्फ के लिए। डॉर्फ मतलब जो छोटे होते हैं, बौने होते हैं, उस प्लांट के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट को, मतलब जो पी का टॉल प्लांट था वो लिया और पी के कौन से प्लांट बेटा, डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया। क्या करवाया, क्रॉस। क्रॉस कराने के बाद जब उन्होंने देखा कि सारे जो प्लांट थे वो टॉल आए, सारे टॉल आए, पहले जनरेशन के सारे प्लांट टॉल आते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाता है मेंडल को कि डॉफ कहाँ चला गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डॉफ कहीं चला गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या कराई, सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग, ठीक है, बिटवीन F2, सॉरी सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन, और हमको इससे क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। तो यानी ये वाला जो टॉल आया, इसी टॉल के साथ इसकी करवाई, तो F2 में रिजल्ट चौंकाने वाला मिलता है। और रिजल्ट में हमें मिलता है टॉल, टॉल, टॉल और साथ में डॉफ। तो देखो, अगर मैं मान के आप लोग को चलूं, बताऊं कि मान लो टॉल के लिए एक फैक्टर लिया गया और डॉफ के लिए एक फैक्टर लिया गया। ठीक है, एक टॉल के लिए फैक्टर जीन, जिसको बाद में जीन कहा गया, एक इसके लिए। तो मैंने बोला आपको कि टॉल ही दिखे सारे के सारे, एक मिनट, मैंने बोला आपको टॉल ही दिखे सारे के सारे। ठीक है, टॉल दिखे। इसके बाद अगर मैंने टॉल और टॉल में फिर से सेल्फिंग कराई,
तो हमें क्या देखने को मिला, टॉल 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 और साथ में एक डॉफ। अब मुझे बताओ, जब ये वाला जीन यहाँ आया ही नहीं तो ये यहाँ कैसे पहुंच जाएगा? तो मेंडल सोचने लगते हैं यार फैक्टर अगर एक ही होता तो अब ना ऐसा होता, इसका मतलब ये वाला फैक्टर यहाँ से यहाँ आया है और फिर ये यहाँ से यहाँ होकर यहाँ भी गया है। इसका मतलब क्या समझे कि फैक्टर दो है, एक नहीं है, ऑकर इन पेयर, इसीलिए तो हम ऐसे दो लिख रहे हैं। आ रहे हैं कुछ समझ में? तो फैक्टर पेयर में है, तो अब इसका मतलब ये भी दो है, इसका मतलब जो आया है एक इधर से आता है एक इधर से आता है कि नहीं? देख लो, इसका मतलब सेल्फिंग आपने इनके इनके बीच करवाई है, तो ये भी चीज आप पढ़ोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ठीक है? तो ये भी पेयर में होगा बेटा, हाँ ये भी पेयर में होगा। हाँ देखो ये भी पेयर में होगा, ये भी पेयर में, ठीक है? अब देखो, अब समझो, समझने की बात ये थी कि फैक्टर पेयर्स में होते हैं, इसका मतलब ये यहां तक कैसे आएगा? इसका मतलब ये ट्रांसमिट हो रहा है, एक जो है वो एक गैमेट बेसिकली ट्रांसफर हो जाता है एक मेल से एक फीमेल से। तो मान लो एक प्लांट अगर मेल है तो दूसरा फीमेल होगा, तो उसमें क्रॉस कराने से ऐसा होता है, ठीक है? तो मेंडल ने जैसे स्टेम की हाइट दे रखी है वैसे ही 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर दिए थे पी प्लांट के लिए, 7। पहला देखो, मैं आप लोग को याद करने के लिए भी ट्रिक यहाँ पे दे दूंगी कि डोमिनेंट और रिसेसिव, ये जान लो। अच्छा, डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब देख लो, देखो मैंने क्या बोला, टॉल और डॉफ को क्रॉस कराया। सारे प्लांट कैसे बने बेटा? सारे टॉल बने क्योंकि ये येलो वाला टॉल वाला क्या है, अपने कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा है, जबकि अपने ट्रेट को ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा है एज कम्पेयर टू, और जबकि डॉफ वाले के कंपैरिजन में डॉफ वाला जो है वो सप्रेस हो जा रहा है टॉल के प्रेजेंस में। तो जो सप्रेस हो जा रहा है उसको रिसेसिव कहते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम है वो टॉल, ठीक है? अब देखो डोमिनेंट और रिसेसिव, तो डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए हम पहले ऐसे करके याद करेंगे। अब देखो, क्योंकि ये मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपके पास थोड़ा बहुत आपको याद होगा या थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है? अब देखो 7 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? प्रॉपर कर देती हूँ इसको। तो 1 2 3, एक काम करती हूँ, नेमिंग जो है नंबरिंग इधर नहीं करती हूँ, इधर पहले समझो। डोमिनेंट, तो डोमिनेंट में आपको याद करने की ट्रिक में क्या दे रही हूँ बेटा? ग्रेविटी याद कर लो। क्या याद कर लो? ग्रेविटी। आज इसी को पढ़ेंगे, आज इसी को याद करेंगे, मेरे साथ आपको टेबल याद करना है। ग्रेविटी मैंने बोला याद करना, ठीक है? अगर आप अपनी बुक निकाल के देखोगे तो जी का मतलब ग्रीन दिया है, ठीक है? ग्रीन के अपोजिट अगर जो है वो येलो है, ओके। आर का मतलब दिया हुआ है बेटा राउंड, ठीक है? और राउंड के अपोजिट है रिंकल। ए का मतलब एक्सियल दिया हुआ है और एक्सियल के अपोजिट टर्मिनल, ठीक है? वी का मतलब वायलेट दिया हुआ है और इसके अपोजिट व्हाइट दिया हुआ है। उसके बाद आई का मतलब इन्फ्लेटेड और इसका मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड को एक और वर्ड लिखा हुआ है, स्मूथ लिखा हुआ है शायद, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, टी का मतलब अभी पढ़ा टॉल, वाई का मतलब येलो और इधर आ जाएगा ग्रीन। अच्छा एक चीज नोटिस करो, इधर वाले सारे जो मैंने लिखे हुए सारे, अच्छा टॉल का डॉफ रह गया, डॉफ। इधर वाले जो मैंने सारे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे मैंने कैसे लिखे? कैपिटल लेटर में। एलील पढ़ाया है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है? तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन वाली बात यहाँ पे अप्लाई होगी। अब देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ग्रीन, ग्रीन के लिए ये वाला जीन लिखाएंगे। मे बी आई डोंट थिंक सो कि विजिबल है, तो मैं दूसरा कलर चेंज कर रही हूँ। देखो ग्रीन के लिए बेटा जी जी, तो येलो के लिए वाई वाई नहीं होगा। इससे ये पता चलेगा ना बेटा कि ये जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है वो नहीं एक्सप्रेस कर पाया, ठीक है? तो ये जो स्मॉल स्मॉल वाला लिखाया जाता है, याद कर लेना कि जो जी जी है ये क्या है? ग्रीन के लिए है। और ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है ये दिखाने के लिए कि येलो उसके क्या है?
रिसेसिव है, तो हमें स्मॉल जी लिखना होगा। ध्यान से देखो, राउंड के लिए अगर हम आर आर लिखेंगे, हमें इसके से कोई मतलब नहीं है बेटा, इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसी वाले का शॉर्ट लेके चलते हैं आर आर। अभी देखो मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, टॉल टॉल का टी लिया है और स्मॉल लिया है, देखो तो स्मॉल टी लिया है, डॉफ का डी तो नहीं लेते हैं ना। देखो इसके बाद इन्फ्लेटेड का आई आई, कॉन्स्ट्रिक्टेड का स्मॉल आई, वायलेट का वी वी, तो वाइट के लिए स्मॉल वी, एक्सियल का ए और टर्मिनल के लिए ये। इसके बाद येलो के लिए वाई वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखो ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, ग्रेविटी याद कर लिया आपने, अब आपको इसके कैरेक्टर्स याद करने हैं। ग्रीन किसका कलर है, सबसे पहले राउंड और रिंकल, ये तो सीड का शेप है, ठीक है, और ये तो आपको पता है कि स्टेम का हाइट है। इसके बाद येलो, और ये दो कलर है यहाँ पे, एक सीड का कलर, एक पॉड का कलर। तो बेटा सीड का कलर आपके एनसीईआरटी में सीड कलर ही दिया हुआ है, और सीड का शेप पढ़ना है, ये दो चीज पढ़ना है और ये पढ़ना है। ये आपको मोनो हाइब्रिड में पढ़ाते हैं, और बेटा ये आपको डाई हाइब्रिड में पढ़ाते हैं। ये दोनों दो कैरेक्टर जब आप उठाते हो एक साथ तो उसमें पढ़ाया जाता है। इसके बाद इन्फ्लेटेड वाली चीज है, और इसके बाद ये फ्लावर का कलर है। अच्छा ये सीड कलर हो गया, तो ये पॉड कलर हो गया, ये फ्लावर का पोजीशन है, और ये पॉड का शेप है, ठीक है। तो ये थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर जो मेंडल ने दे रखे थे, ठीक है, और ये हमें मिला गया था। तो 7 कैरेक्टर के टोटल कितने ट्रेट हो गए बेटा, ये कैरेक्टर है, ये है कैरेक्टर जो हम पढ़ाए थे आपको, और ये है ट्रेट, और ये भी सब है ट्रेट। तो यानी एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट तो दिख रहे हैं, तो 7 कैरेक्टर के कितने ट्रेट, 14 ट्रेट। तो अगर क्वेश्चन में ये आएगा कितने ट्रेट्स होते हैं तो आप 14 करोगे, कितने कैरेक्टर होते हैं तो आप क्या करोगे, 7 करोगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ तो देखो यहाँ पे प्रॉपर दी हुई है राउंड रिंकल। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन मुझे बताओ कि राउंड और रिंकल किसका शेप है, क्या ये सीड का शेप है। अब देखो येलो, और ये भी क्या है, सीड का कलर है। तो देखो एक तो आपका एस हो गया, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन, ये पॉड का कलर है बेटा, और ये पॉड का शेप है। तो ये हो गया बेटा पी, मतलब एक का शेप एक का कलर, एक का शेप एक का कलर, ठीक है। इसके बाद ये है फ्लावर, फ्लावर का कलर है, ये फ्लावर का पोजीशन है। एक एक्स्ट्रा जो आपको याद करना पड़ेगा वो बस स्टेम हाइट है, स्टेम की हाइट जो एक्स्ट्रा है। तो ये आप देख लो, इसको याद करने के लिए एफ पी और एस, ये ट्रिक, एफ पी एस याद रख लो, एक एक्स्ट्रा याद कर लो बस। ये किसका किसका, मुझे इन दोनों का तो एकदम रट जाएगा कि शेप और कलर, ठीक है, और फ्लावर का पोजीशन और कलर लेना है। कल हम पढ़ेंगे बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमने मेंडल को जाना कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया, मेंडल ने कैसे जाना कि जेनेटिक्स की खोज कैसे हुई, कैसे उन्होंने फैक्टर बताया। तो आप देखो कैसे उन्होंने फैक्टर बताया, ये बताया, कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होते हैं वो हमने पढ़ा। इसके बाद इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।